नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी को। और आज का जो आपका टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम है। इसके भी हम 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन द बीइंग प्रिकल्ड बाय अ नीडल। मतलब क्वेश्चन साफ सीधे तौर पर ये पूछ रहा है कि ऐसा ऑर्गन कौन सा है आपका जिसमें अगर सुई चुभाई जाए तो दर्द का एहसास नहीं होगा। तो स्किन स्किन पे तो होता है, ठीक है ना, और आई पे भी होता है, हार्ट पे भी होता है। एकमात्र ब्रेन है जिसमें क्या नहीं होता, आपका फीलिंग नहीं होती। बात समझ में ये आप जब भी कभी बोल सकते हैं कॉन्शियस माइंड होता है तो वो फील नहीं करता है। याद रखना, इसकी जो बाहर की लेयर होती है ना उसमें फील होता है आपका पेन का। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। पढ़ लेते हैं, देखो। तो ये लिखा हुआ है, कौन सा अंग सुई के से चुभने पर कोई दर्द महसूस नहीं करेगा। तो मस्तिष्क है, हमेशा याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था। हमें लगता है कि ब्रेन, पर ब्रेन में कुछ ऐसे सेंसर्स होते नहीं है जो क्या करें, आपका फील करें पेन को। तो देखो लिखा हुआ है, ब्रेन ऑर्गन विल नॉट फील एनी पेन और बीइंग प्रिकल्ड बाय अ नीडल। द ब्रेन इज अ पेनलेस ऑर्गन। ये हमेशा याद रखना, ब्रेन क्या आपका पेनलेस ऑर्गन है। सो प्रिकलिंग और इवनिंग रिमूविंग अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम उस पर क्या करें, या तो सुई से छेद करें या कुछ भी यानी चुभाएं उस पर, या फिर ब्रेन का कोई पार्ट हटा दें, तब भी किसी को पता नहीं लगेगा। कॉन्शियस माइंड को भी पता नहीं लग पाता कि उसे कुछ हो रहा है। तो डज नॉट कॉज एनी पेन। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस मतलब हम किस में होते हैं, होश में होते हैं। ऑपरेटिंग ब्रेन इज अ कॉन्शियस स्टेट इज अ कॉमन प्रोसीजर विच इज नोन एज द अवॉक क्राइनोटॉमी। इसको बोला जाता है। अ कवर अराउंड द ब्रेन इज पेनफुल। याद रखना कि ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर होती है, इसको मैं आगे डिस्कस कर लूँगा अभी, ठीक है, जिसे मैनेंजिस बोला जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या होता है, फील होता है बस। तो वो पेनफुल होता है। बाकी अंदर जो ब्रेन होता है, मेन ब्रेन होता है, जिसमें आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन आ जाता है, उसमें कोई भी आपका क्या एहसास नहीं होता, पेन का एहसास नहीं होता। Pricking it can cause a severe pain. There are the no pain, no tactical touch receptor of the any type of the brain itself. देखो इसमें कोई भी क्या नहीं होते, सेंसर्स या रिसेप्टर्स आपके लगे नहीं होते जो खुद क्या करें, पेन का एहसास आपको दें, दर्द का एहसास आपको दिलाए। सो नीडल और इवन मोर इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी सेंसेशन ऑफ द ब्रेन बीइंग टच्ड इन द पेशेंट। तो जो ब्रेन की सर्जरी होता है उसमें दर्द नहीं होता। ये आपने याद रखना है। जब अंदर देखा जाता है, बाहर जब काट फाट होगी तो उसके लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसका ऑपरेशन होता है ब्रेन का। बाकी अंदर जब ब्रेन पे जाता है तो उसको उसमें कोई एहसास नहीं होता। तो अगर ब्रेन की बात करें तो यहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब होता है। यहीं पे आपको देखने को मिलता है जो सेरिब्रम का एक पार्ट है। सेरिब्रम ही मेन पार्ट होता है आपका। जो फ्रंटल सेरिब्रम जो होते हैं, दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है आपका कौन, सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्लम। सेरिब्लम जो होता है वो लिटिल ब्रेन होता है, ये हैंड ब्रेन का पार्ट है। बाकी आपका जो पार्ट होता है सेरिब्रम का होता है, ये मेन पार्ट होता है आपका। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे फ्रंटल लोब है। आगे बात करें तो यहाँ पे पैरेटल लोब बीच में देखने को मिलता है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे बीच में आपको टेम्पोरल लोब और पीछे की तरफ आपको ऑक्सीपिटल लोब देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पार्ट देखने को मिल रहा है कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है ना। और यहाँ पर थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे सेरिब्लम है, यहाँ पे नीचे की तरफ पोन्स है और नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगटा है। तो आप अभी पढ़ लीजिए, इनके बारे में मैं बताता चला जाऊँगा आपको। जो फ्रंटल लोब होता है ना आपका, उसका मेनली पार्ट होता है थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी एंड मूवमेंट का होता है। बीच का जो मैंने बताया था आपका जो पार्ट होता है, जैसे बोला जाता है आपको कौन सा, पैरेटल लोब, लैंग्वेज टच का होता है। अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो ऑक्सीपिटल लोब होती है, विजन परसेप्शन को होता है। पीछे की तरफ और जाएंगे हैंड ब्रेन की तरफ, बैलेंस कोऑर्डिनेशन होता है। मेडुला ऑब्लोंगटा की तरफ चलते जाते हैं जहाँ से। और हियरिंग, लर्निंग एंड द फीलिंग का जो देखने को मिलता है वो आपको टेम्पोरल लोब में देखने को मिलता है नीचे की तरफ। ब्रीथिंग, हार्ट रेट और टेम्परेचर नीचे स्पाइनल जो कॉर्ड होती है जहाँ से कनेक्टेड होती है आपकी ब्रेन स्टेम होती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आगे दिखा देता हूँ, देखो। सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका सेरिब्रम, फिर होता है सेरिब्लम और नीचे की तरफ ब्रेन स्टेम होती है। अगर इसको भी देखना है तो अगर मैं इन्हें तोड़ दूँ ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी में, तो जो पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे माथे का, वहाँ से जो सबसे बड़ा पार्ट आता है वो फ्रंटल लोब का आता है। फिर उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट होता है पैरेटल लोब बोलते हैं, याद करना। फ्रंट आप जानते हैं, आगे का, पैरेटल मतलब पीछे का। ऑक्सीपिटल उसके नीचे होता है, ऑक्सीपिटल उसके नीचे होता है। उसके बाद जो अंदर की तरफ होता है सबसे नीचे, मतलब जो धसा हो रहता है अंदर की, उसे टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ये 4 लोब्स होता है आपके ब्रेन के, याद करने का तरीका। सबसे आगे फ्रंटल, उसके बाद पैरेटल, उसके पीछे ऑक्सीपिटल, और इन तीनों के नीचे कौन सा होता है जो तीनों से कनेक्टेड होता है आपका, वो होता है टेम्पोरल। बाकी आपका सेरिब्लम हो गया और फिर स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो फ्रंटल लोब से अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ तो आता है फ्रंटल पोल, उसका पार्ट कौन कौन सा होता है, मिडिल फ्रंटल गायरस आता है, फिर आपका परसेंट्रल सल्कस आता है। देखो पहले पोल, फिर गायरस, फिर सल्कस। फिर अगर आप जाएंगे किस में, आप पीछे की तरफ जाएंगे तो उसमें परसेंट्रल गायरस आता है, फिर सेंट्रल सल्कस आता है,
फिर आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस, फिर पोस्ट सेंट्रल सल्कस, सुपीरियर पैरेटल लोबस आता है, अब पैरेटल की बात चल रही है, सब मार्जिनल गायरस आता है, फिर एंगुलर गायरस आता है, ऑक्सीपिटल पोल आता है, सेरिब्लम आता है, मेडुला ऑब्लोंगटा हो गया आपका, और इसमें चलेंगे इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस और टेम्पोरल पोल, ये आपको देखने को मिलता है, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस भी देखने को मिलता है। तो आपका मेनली देखो पोल, गायरस और सल्कस इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो ये होता है आपका क्या, मेनिंजस। मेनिंजस में 3 चीज़ें आती हैं, ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और पाईमीटर, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये पियामीटर जिसे बोलते हैं आपका, फिर से बोल रहा हूँ, मेनिंजस के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के बाहर जो हमारी क्या होती है, स्कल होती है, इन 3 चीज़ों से जो बोन होती है, इसके बीच की जो लेयर होती है वो मेनिंजस कहलाती है, ठीक है ना। तो ब्रेन में तो कोई, मैंने बताया था, इसमें रिसेप्टर तो होते नहीं जो पेन को सेंस करते हैं, पर हाँ यहाँ पर आपका मेनिंजस में आपके क्या रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को फील करवाते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर तो नॉर्मल लिखा है बोन्स है, बोन के बाद आपका मेनिंजस आगे सबसे पहले जो लेयर है आपको ये वाली दिख रही है, ये कौन सी आपकी ड्यूरामीटर है, उसके बाद जो दिख रही है आर्कनॉइड देखने को मिल रही है, और फिर बीच में जो आती हैं वो आती हैं आपकी कौन सी, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ये कौन सी बीच में ब्लड वेसल्स, उसके बाद पाईमीटर आ जाता है। कई बार पूछता है कि जो आपकी ब्रेन होता है उसमें ब्लड वेसल्स किन दो बोल सकते हैं लेयर्स के बीच में होता है, तो याद रखना आर्कनॉइड और किसके बीच में, पाईमीटर। सबसे ऊपर कौन होती है, ड्यूरामीटर। तो इसको ऐसे याद करना है, डैप, ऐसे याद करना डैप, मैंने ऐसे याद कर रखा मेनिंजस को, ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और पाईमीटर। ब्लड वेसल्स इन दोनों के बीच में होती है, ब्लड वेसल्स इन दोनों के बीच में होती है, ब्लड वेसल्स, ये याद कर लेना। यहाँ पर देखना और अच्छे से समझा रखा है, स्किन होती है आपकी, स्किन में बाल्स वगैरह होते हैं, बाल वगैरह होते हैं, तो स्किन के बाद जो आपकी देखने को मिलती है, स्किन में जो लेयर होती है वो होती है आपकी कौन सी, एपोन्यूरोसिस, और फिर आती है आपकी पेरियोस्टियम, फिर आते हैं आपके क्या, बोन्स। बात समझ में, स्किन की जो होती है वो कौन कौन सी लेयर होती है आपकी, एपोन्यूरियस, फिर आता है पेरियोस्टियम, फिर आती है बोन, और फिर बोन्स के बाद आती है मेनिंजस। और मेनिंजस में बताया ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और पाईमीटर, और इन दोनों के बीच में मैंने बताया किसमें, आर्कनॉइड और पाईमीटर के बीच में आपको जो देखने को मिल रहा है वो देखने में पाईमीटर ही बोलेंगे, माटेर बोले या मीटर, मैं मीटर ही बोलता हूँ। तो इनके बीच में होता है कौन सा, ब्लड वेसल। तो याद कर सकते हैं आप, मेनिंजस के 3 पार्ट, डैप, बस ये आप याद कर लेना, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा आता है ग्लियल सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन। तो ग्लियल सेल्स जो होती हैं वो आपके न्यूरॉन सेल्स को क्या देती है, सपोर्ट देती हैं। तो अरे बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो पेपर में वो न्यूरोग्लियल नहीं देगा, क्योंकि न्यूरो से आप समझ जाओगे कि न्यूरॉन की बात हो रही है और आप नर्वस सिस्टम को क्लिक कर लोगे, तो वो पेपर में जो देगा तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन भी, तो ग्लियल सेल्स देगा, न्यूरोग्लियल नहीं देगा। तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। 50% ऑफ द सेल होती है आपकी, ब्रेन सेल्स होती हैं, ग्लियल सेल्स की बनी होती हैं, और न्यूरॉन्स को क्या करने का काम करती हैं, आपका सपोर्ट देने का काम करती हैं। तो मैं पढ़ लेता हूँ। द करेक्ट ऑप्शन इज 4, नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज द प्राइमरी मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स, एक होता है न्यूरॉन्स और दूसरा है ग्लाइल सेल्स। न्यूरॉन दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कई बार पूछा जाता है नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो उसकी होती है न्यूरॉन्स, ठीक है ना। ये आपकी बोल सकते हैं लीस्ट जनरेटिव पावर होती है इनकी, न्यूरॉन्स की लीस्ट जनरेटिव पावर है। एक बार अगर ये आपकी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती हैं, तो इनका सही होना बहुत टफ होता है। अच्छा, लिखा हुआ है कि न्यूरॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। याद रखना कि न्यूरॉन्स में आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, सिनेप्सिस प्रोसेस यहीं पे चलती है, ठीक है ना, ये कनेक्टेड होते हैं। जबकि जो एक न्यूरॉन सेल्स होती है दूसरे न्यूरॉन सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। जो आपके क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, हेक्सॉन टर्मिनल्स होती है, वहाँ आपके बीच में आपका सिनेप्सिस होता है। एक हिसाब का आप जान लीजिए कि वो मैग्नेटिक आपका क्या बनता है, एक बोल सकते हैं फील्ड बनता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपकी होती है, जनरेट होती हैं। तो न्यूरॉन्स के अंदर तो आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स होती हैं जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। अगर ये बिगड़ी ना तो इन्फॉर्मेशन क्या नहीं हो पाएंगी, आपकी कैरी नहीं हो पाएंगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे। इसलिए देखा होगा कि अगर सर पे चोट लगती है तो काफ़ी हद तक आदमी कोमा में चला जाता है, या उसकी याददाश्त चली जाती है, तो पागल हो जाता है। दूसरी बात करें ग्लाइल सेल्स की, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरोग्लाइया सेल्स। जो मैंने बोला था वो पेपर में नहीं देगा, ठीक है ना, वो ग्लाइल ही लिखेगा, तो याद कर लो, या ग्लियाल आप जो भी बोल सकते हो। तो न्यूरोग्लाइन में बोल रहा हूँ सेल्स, दे आर द मेजरली फाउंड इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। 2 जगह होती है, जो आपका क्या होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट होते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, तो दोनों मौजूद हैं। दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कनेक्ट आपका क्या नहीं करती, गैदर नहीं करती। देयर प्राइमरी फंक्शन इज प्रोवाइड द सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। इनका काम क्या होता है कि आपका न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना होता है। अबाउट द 50% ऑफ टोटल ब्रेन सेल्स आर द न्यूरोग्लाइल सेल्स। These there are the different types of the neuroglial cells present in the CNS and the PNS respectively. CNS मतलब होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोग्लाइल सेल्स ऑफ द CNS की अगर बात करें तो उसमें आता है आपका कौन सा, एस्ट्रोसाइट्स, या जिसे बोलते हैं माइक्रोग्लिया। इनका काम क्या होता है, दीज आर द मॉडरेटली लार्ज सेल्स विद द न्यूमरस प्रोसेस। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द नेमली फाइब्रस एट्रोसाइट्स ऑफ द वाइट मैटर एंड द प्रोटोप्लाज्मिक
एस्ट्रोसाइट ऑफ द ग्रे मैटर। अभी एक चीज़ याद रखना, ये व्हाइट कलर का क्या होता है भाई, तो व्हाइट कलर का आपका एस्ट्रोसाइट होता है। और अगर बात करता है किसके, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट की बात करता है, ऊपर तो कौन सा था, फाइब्रस था ना। तो फाइब्रस को याद कर लेना, कैसा कलर का है, व्हाइट कलर का है। और प्रोटोप्लाज्मिक की बात करेगा तो ग्रे कलर का है। दे प्रोवाइड अ रिपेयर मैकेनिज्म एंड द रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू। इनका काम क्या होता है, रिपेयर करना। देखो ना, दे प्रोवाइड द रिपेयर मैकेनिज्म एंड रिप्लेस द लॉस्ट टिश्यूज। तो इनका काम होता है रिपेयरिंग करना और लॉस्ट टिश्यू को क्या करना, रिप्लेस करना। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स अगर होता है तो लिखा हुआ स्मॉलर देन द एस्ट्रोसाइट्स, इनसे छोटे होते हैं, सबसे बड़े आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। दे प्ले अ मेटाबॉलिक रोल इन द फॉर्मेशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो लगी होती है वो न्यूरॉन्स में लगी होती है इन द नर्व फाइबर्स ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। माइलिन शीथ अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। स्वान सेल्स के बाहर की तरफ होती लगी हुई। फिर आता है आपका माइक्रोग्लाइल सेल्स। दीज आर द फाउंड इन द डिफ्यूज स्टेट थ्रू बोथ द ग्रे एंड द व्हाइट मैटर। मैंने बता दिया कि आपका प्लाज्मिक आता है और दूसरा फाइब्रस आता है। फाइब्रस कैसा होता है, व्हाइट कलर का, और प्लाज्मिक आपका कैसा होता है, ग्रे कलर का। दीज आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस एंड स्कैवेंजर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर आता है आपका एपेंडाइमल सेल्स। दीज फॉर्म्स द एपिथेलियम दैट लाइन द वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से आपकी क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर आते हैं आपके न्यूरोलॉजिकल सेल्स। तो जो अभी ये तो किसकी बात थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात थी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात है, स्वान सेल्स आती हैं जो खुद पार्ट होती है किसका, न्यूरॉन्स का। दी सेल्स इन सर्कल पीएनएस एक्सॉन्स, दे फॉर्म द माइलिन शीथ अक्रॉस द एक्सॉन्स, अराउंड द एक्सॉन। जो स्वान सेल्स होती हैं इनके आसपास की होती है माइलिन शीथ लगी होती है, ठीक है ना, जो आपका एक्सॉन की तरफ होती है, अभी दिखा दूंगा। और दूसरी होती है सैटेलाइट सेल्स। दीज आर फ्लैट सेल्स दैट सराउंडेड द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द पीएनएस गैंग्लिया। तो अच्छा, बाकी जो ऑप्शन दे रखे थे, गाल ब्लैडर दे रखा था, द थिन मस्कुलर सैक दैट स्टोर द बाइल सेक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कई बार पूछा जाता है जो आपका बाइल जूस होता है वो कहाँ पर आपका बनता है, गलती से गाल ब्लैडर मत लिखना। गाल ब्लैडर का काम स्टोर करना होता है उसे। ये जो बाइल जूस बनता है ये बनता है आपका कहाँ पर, ये बनता है लीवर में। ये हेपेटिक सेल्स कहाँ पे होती है, तो ये लीवर की सेल्स है। ये किसकी सेल्स हैं, लीवर की सेल्स हैं। और लीवर में जब इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है तो तभी तो उसे बोला जाता है, जब इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जब इन्फ्लामेशन होता है लीवर का, तो उसे जैसे आपका क्या होता है, हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस भी कई तरीके का होता है, ए बी सी, इस तरीके का आपके क्या होता है, हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। तो हेपेट सेल्स होती है लीवर की सेल्स। अगर पूछा जाता है हेपेटिक सेल्स कहाँ होती हैं, तो लीवर में होती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द थिन मस्कुलर सैक दैट स्टोर द बाइल सेक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स इज कॉल्ड द गाल ब्लैडर। lungs are the pair of the spongy air filled organ located in the either side of the chest that perform the function of the breathing। किडनी की अगर बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का एक पार्ट है। इन द मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, किडनी रेगुलेट वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस along with the excretion and the metabolic waste and the foreign chemicals, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। और कुछ बता सकता हूँ, अभी याद नहीं आ रहा, चलो आगे चलते हैं। देख लीजिए, ये आपकी कौन सी न्यूरॉन है, ये नर्व सेल है। तो अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। बाहर से आपका डेंड्राइट्स लगी होती हैं। ये डेंड्राइट्स आपका जो एक्सॉन टर्मिनल्स होता है उसको सिनेप्सिस के थ्रू कनेक्टेड होती है। एक्चुअल में जैसे एक सेल है ना, तो इसके पीछे दूसरी सेल होगी, उसका डेंड्राइट इसके एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, पर एकदम टच नहीं होता, वो होता है सिनेप्सिस के थ्रू कनेक्टेड होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आपको क्या देखने को मिलता है, इम्पल्स देखने को मिलता है न्यूरॉन्स के अंदर। वो एक्सॉन की बात कर रहा था, एक्सॉन वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी क्या होती है, नोड ऑफ रेनवियर आगे की तरफ चलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। बीच में जो चल रही है ना ये वाली, ये नोड ऑफ रेनवियर है। यहीं पर आपकी क्या लगी होती है, माइलिन शीथ लगी होती है, और माइलिन शीथ के अंदर ही आपका स्वान सेल होती है। अच्छा, ये पूरा लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मैंने बता रखा है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स बता रखी थी मैंने बताया। तो उसमें गोल्जी जो आपकी क्या होती है, यूकेरियोटिक सेल्स होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है तो अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपके कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको वैक्यूल्स देखने को मिलता है, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम्स हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, और आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। सिनेप्सिस होती है, मैंने बताया सिनेप्सिस कौन सी प्रोसेस होती है, जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा अगर मैं सिनेप्सिस की बात करूँ, उसमें माइक्रोट्यूबुल्स हो गया, न्यूरोफाइब्रल्स देखने को मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स देखने को मिलता है। अगर मैं वहीं बात करूँ किसकी, माइलिन शीथ की बात करूँ, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, स्वान सेल जो मैंने बताया था, स्वान सेल होती है, उसमें माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स, एक्सॉन वगैरह देखने को आपको मिलता है। नोड ऑफ रेनवियर मैंने बताया था, बीच वाला पार्ट होता है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो
तो ये पूरा लिखा हुआ है देखो, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डेंड्राइट ब्रांचेस, ये आपकी होती हैं, गोल्जी एपरेटस, इसी के अंदर होता है आपका जो अंदर वाला जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर हेक्सॉन हिलहॉक होता है यहाँ पर, और उसके बाद हेक्सॉन होती है, और बाहर से मैंने बताया था माइलिन सीट लगी होती है, और अंदर क्या होता है स्वान सेल्स लगी, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स, ये मैंने बता दिया, सिनेप्टिक टर्मिनल्स आपको बता दिया, एक्सॉन टर्मिनल्स जिन्हें बोला जाता है। अच्छा, वही आपका आ गया टाइप्स ऑफ द न्यूरोग्लिया, तो मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको कौन से दे, आपका एपेंडाइमल सेल्स होती हैं, आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं, आपकी सबसे बड़ी कौन सी होती है, जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, उसके अलावा माइक्रोग्लिया होती हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सैटेलाइट सेल्स हो गई और दूसरा स्वान सेल्स हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपकी कनेक्टेड होती है, ये आपकी न्यूरॉन सेल्स हैं, और यहाँ पर देखिए कौन से कनेक्ट हो रही है, आपकी 4 एस्ट्रोसाइट ग्लाइल सेल्स कनेक्टेड हो रही हैं, आपका 6 ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आपकी कनेक्टेड हो रही हैं। काम क्या होता है इनका, इनका काम होता है आपका सपोर्ट देना, किसको, न्यूरॉन सेल्स को, नर्व सेल्स को, तो ये आप याद कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कनेक्टेड है, न्यूरॉन, एस्ट्रोसाइट, कैपिलरी हो गई, ये एपेंडाइमल सेल्स, ये कनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। आपका सिनेप्सिस हो गया, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गई, ये सारी एक दूसरे से क्या हो रही है, कनेक्टेड हो रही है। देख रहे हो ना, एक न्यूरॉन सेल्स को दूसरी न्यूरॉन सेल से कौन कनेक्ट कर रहा है, आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आपका कनेक्टेड कर रहा है, सपोर्ट कौन दे रहा है, एस्ट्रोसाइट्स से कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्टेड हो रहा है, कैपिलरी से, और उसके बाद क्या हो रही है, आपकी एपेंडाइमल सेल्स आपकी क्या होती है, इनसे कनेक्टेड हो जाती है। बाकी मैं बता चुका हूँ आपको। फिर से देखो, कैपिलरी, एस्ट्रोसाइट्स, ये नाम याद कर लेना यार, माइक्रोग्लिया, न्यूरॉन्स, तो दो तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया एक तो कौन से न्यूरोग्लिया हो गया, दूसरा न्यूरॉन्स हो गया। तो यहाँ पर आप देख लेना है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय, सबसे पहले आपका रिसेप्टर होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स वगैरह होती हैं, इस तरीके से आपका चलता है पूरी प्रोसेस। अभी ये हाफ दे रखी है, पूरा मैं बता देता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि करेक्ट आंसर जो होगा रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स। तो लिखा है रिफ्लेक्स एक्शन, जानते हैं आप लोग, जैसे कोई गर्म चीज़ है उस पर हमारा जैसे हाथ पड़ता है ना, तो रिसेप्टर का काम करता है। उसके बाद जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है वो ब्रेन में नहीं जाती, वो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि ब्रेन में पहुंचाता है सिग्नल, सिग्नल्स के बाद क्या होता है कि मसल्स को, जो मोटर एक्शन, जो आपका मोटर सेंसर पार्ट का क्या एक बोलते हैं ना आपका, कि जो न्यूरॉन सिस्टम है उसमें कौन सा आता है, दो तरीके के आते हैं, तो उसमें से एक कौन होता है, आपका मोटर सेंसर सिस्टम होता है। आपका मोटर सेंसर सिस्टम होता है कि वो हमें, हमारा ब्रेन क्या करता है, जहाँ पर भी गर्म चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जहाँ से हमें हाथ हटाना नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा, वहाँ तक सिग्नल भेजता है, ठीक है ना। तो मसल्स आपकी क्या हो जाती है, वहाँ से मसल इस तरीके से एक्टिवेट हो जाती है कि वहाँ से उसने हटना है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ द करेक्ट सर्किट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर के रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन्स आती है। मोटर न्यूरॉन्स मैंने बताया था आपका क्या काम करती हैं, फंक्शन का काम करती हैं। आप हाथ हिला रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स का काम है। फिर आता है इफेक्टर, तो लिखा रिफ्लेक्स आर ए न्यूरल pathway that controls the reflex action in vertebrates instead of the passing directly to the brain. The sensory neuron synapses is the spinal cord. This helps the faster reflex action without the delay that is caused by the routing the signals through the brain. The three main types of the neurons, एक होता है सेंसरी, मोटर और रिलायबल न्यूरॉन। तो सेंसरी मैंने बता दिया जिसमें सेंसेस होते हैं आपके, फिर मोटर न्यूरॉन जो आपका मसल पावर काम करता है जहाँ पे, फिर आपका रिलाय न्यूरॉन्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारा दिखा रखा, पर मैं आगे एक बड़ा सा चित्र उससे दिखा दूंगा। द डिटेल प्रोसेस इज द रिसेप्टर डिटेल द स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द रिलाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना, जो रिलाय न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ पे, तो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं यहीं तक सिग्नल भेजते हैं सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में। रिलाय न्यूरॉन्स कनेक्टेड सेंसरी न्यूरॉन्स तो मोटर न्यूरॉन्स। तो रिलाय न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इनका काम होता है, आपका रिलाय न्यूरॉन्स का काम होता है कि ये कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, आपका सेंसरी न्यूरॉन्स को किससे कनेक्ट कर देते हैं, मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। सेंसेस जो होते हैं वो मोटर से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल सेंस हो गया और हाथ हट नहीं रहा, वो तो पूरा इस तरीके से हो जाए जैसे पैरालाइज मर गया होगा उस हाथ पे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है मोटर न्यूरॉन्स सेंड एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द इफेक्टर्स। तो आपको मोटर न्यूरॉन्स किस में फेंकते हैं, इफेक्टर में फेंकते हैं। इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, हम वहाँ से क्या करते हैं, गर्म जगह से हाथ हटा देते हैं। यहाँ पर देख लेते हो, देखो तो ये आपका देखो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये उंगली लगाई, ये रेड वाली कलर को पकड़ के चलना, ये डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स है। इसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है आपका डेंड्राइट ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन्स, ये हो गया ऊपर की तरफ गया, ये सेल बॉडी ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन्स। और यहाँ पर देखिए ये आ गया क्या, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक्सॉन ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन्स है। बीच में जो दिख रहा है आपको यहाँ पर जो कनेक्टेड सेल बॉडी ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स है। यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है वो सेल बॉडी ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन्स है। अंदर आया बाहर जाएगा, ये आपका जो पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। यहाँ से क्या सिग्नल आए, एक्सॉन ऑफ द एफरेंट में आए, फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है विदाउट द पार्ट्स बीइंग स्टिमुलेटेड। न्यूरॉन जो आपका क्या था, मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, अपना काम स्टार्ट किया और हमने क्या कर दिया, अपना हाथ हटा दिया, पेन रिसेप्टर इन द स्किन, और हाथ हट जाता है वहाँ से। सेंटर फॉर द हीट, टच, कोल्ड एंड प्रेशर आर
तो ये होता है आपका कौन सा, जहाँ पे आपका हीट देखने को मिलता है, टच आता है, कोल्ड, प्रेशर ये देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका कौन सा, पैरेटल लोब होता है, ठीक है ना। ये बीच में होता है, सबसे मैंने बताया था फ्रंटल लोब, फिर पैरेटल लोब, पीछे तो ऑक्सीपिटल, और नीचे की तरफ कौन सा है, टेम्पोरल लोब। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देयर आर द 4 टाइप। तो पैरेटल लोब आंसर हो गया। तो याद रखना टच फील सेंस यहीं पे होता है आपका, क्योंकि याद करना आसान है। देखो टेम्पोरल में मैंने बताया, टेम्पोरल नीचे की तरफ होता है, कान की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, हियरिंग, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आती है। फ्रंटल लोब में आपकी पर्सनैलिटी शो होती है, ठीक है ना। चलो पढ़ लेते हैं पूरा। तो देयर आर द 4 लोब्स इन द ह्यूमन ब्रेन्स, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। याद करने का तरीका FPOT, एफ पॉट, ठीक है ना, एफ पॉट, इस तरीके से याद कर लेना। तो पहले बात करते हैं किसकी, फ्रंटल लोब की बात करते हैं पहले। तो फ्रंटल लोब, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द 4 मेजर लोब्स लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ईच हेमिस्फीयर। देखना हमारा जो ब्रेन होता है ना, जितना मैं दिखा रहा था वही नहीं था, केवल 2 पार्ट में होता है। एक किस तरफ होता है, इस तरीके से बंटा होता है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। बता दूंगा आगे। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द 4 मेजर लोब्स लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ईच हेमिस्फीयर। ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो अलग करता है, and covered by the frontal cortex. The frontal lobe is separated from the parietal lobes by the central sulcus. इसको अलग कौन करता है, सेंट्रल सल्कस क्या करता है, अलग करता है। मैंने बताया ना, सल्कस आपका लास्ट वाला पार्ट होता है, ये अलग कर देता है। द मेजर रोल ऑफ द फ्रंटल लोब इज द डिसीजन मेकिंग, बात समझ में, इंक्लूडिंग द सेल्फ मैनेजमेंट, स्पीच, लैंग्वेज, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट, मेमोरीज, अंडरस्टैंडिंग एंड द रिएक्टिंग टू द फीलिंग्स, बिहेवियर, अटेंशन, ये सारा होता है। पैरेटल लोब की बात करें, लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब, रिसीव द ट्रांसमिट सेंसरी information from the body and the skin, also connected other parts of the brains, deals with the many sensations like the touch, pressure, pain, heat, cold. तो सेंसेस जो होते हैं वो पैरेटल लोब में आपका होते हैं, ठीक है ना। फील, बिहेवियर, आपका स्पीच, लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके क्या सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारा किस में आता है, फ्रंटल लोब में आता है। ऑक्सीपिटल लोब की बात करते हैं तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द लोब, सबसे छोटा कौन सा, ऑक्सीपिटल, सबसे बड़ा कौन सा, फ्रंटल। Located at the back portion of the brain and below the occipital bone, the primary visual cortex, which is located in the occipital lobes, receive and interpret the information from the retinas of the eyes. The occipital lobes deals with the aspect of the visions, हो गया vision वगैरह, including the face recognition, किसी का चेहरा पहचानना है, ऑक्सीपिटल लोब काम करता है। मूवमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन हो गया, कलर डिटर्मिनेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी, परसेप्शन हो गया, ये सारा कौन करता है, ऑक्सीपिटल लोब करता है। टेम्पोरल लोब की बात करें, नीचे की तरफ होता है, लोकेटेड इन द बॉटम सेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड द सिटिंग क्लोज टू द एयर, कान के पास में होता है, लेवल विद इन द स्कल। इस तरीके से हाथ कर सकते हैं। द मेजर फंक्शन देखो, हियरिंग, लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, मेमोरी, एक्विजिशन, सम विजुअल परसेप्शन, ये सारा ये आ जाता है। तो देख लीजिए, ये एक पार्ट है, इसके उस तरफ भी एक पार्ट है, पीछे की तरफ भी एक पार्ट है, बात समझ में आई। तो एक पार्ट है पीछे की तरफ, इसी तरीके से आपको दूसरा भी देखने को, फ्रंटल लोब 2 में बटा होता है, मोटर कॉर्टेक्स भी, सेंसरी कॉर्टेक्स पार्ट, पैरेटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो मैंने बताया था फ्रंटल लोब एग्जीक्यूटिव फंक्शन, थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन, बिहेवियर, कंट्रोल, पर्सनैलिटी आ जाता है। मोटर कॉर्टेक्स आती है आपकी, मूवमेंट करती है। सेंसरी कॉर्टेक्स का सेंसेशन होता है। पैरेटल का काम परसेप्शन, मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड, अर्थमेटिक स्पेलिंग। और मैंने बताया था पैरेटल का काम क्या होता है, आपका सेंसेस को करना होता है, क्योंकि सेंसरी कॉर्टेक्स से ये कनेक्टेड होता है आपका। ऑक्सीपिटल आता है, विजन वगैरह से रिलेटेड हो जाता है। टेम्पोरल की बात करेंगे, वो आपका सुनने से रिलेटेड होता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज हो जाता है। तो यहाँ पे सारे पार्ट आते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो लिखा हुआ है, ये सारा पार्ट है। तो सबसे आगे वाला जो पार्ट है उसे फ्रंटल लोब बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जजमेंट हो गया, इनिबिशन ऑफ द बिहेवियर हो गया, प्लानिंग, एंटिसिपेशन, स्पीकिंग, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इमोशनल एक्सप्रेशन हो गया आपके, अवेयरनेस ऑफ द एबिलिटीज, सेल्फ मॉनिटरिंग, मोटर प्लानिंग, पर्सनैलिटी, सेक्सुअल बिहेवियर, बिहेवियर कंट्रोल, लिमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएशन। तो ये किसका, फ्रंटल लोब का काम है। पैरेटल लोब उसके बाद आता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन है, फ्रंटल लोब। सबसे छोटा कौन सा, ऑक्सीपिटल। पैरेटल लोब की बात करते हैं, सेंस ऑफ द टच, टेस्ट, स्मेल, इसकी काम होता है। डिफरेंशिएशन, साइज, शेप्स, कलर, इसमें फ़र्क वो बता देता है। आपका स्पेशल परसेप्शन होता है, विजुअल परसेप्शन करता है। एकेडमिक स्किल्स होती हैं, मैथ कैलकुलेशन यहीं पे होती है आपकी, ठीक है ना, पैरेटल लोब में। तो जिनकी मैथ अच्छी होती है उनका पैरेटल लोब बेहतरी से काम करता है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल सारा यहीं पे देखने को मिलता है। ऑक्सीपिटल की बात करें तो विजुअल रिसेप्शन होता है, विजुअल इंटरप्रिटेशन होता है, रीडिंग परसेप्शन, रिकग्नाइजेशन होता है। पीछे की तरफ जो आपका सेरिब्लम आता है तो उसको पढ़ते हैं, उसका काम क्या होता है। देखो सेरिब्लम, आगे क्वेश्चन बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट, इसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, किसको, वॉलंटरी मूवमेंट को। हमारा जो देखो दो ब्रेन, मेनली जो ब्रेन बांटा जाता है वो होता है एक सेरिब्लम, जो आगे वाला पार्ट होता है। तो उसका काम जितना भी फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब का जो काम है वही होता है। जैसे पहले मैं टेम्पोरल लोब भी पढ़ देता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, क्योंकि कान के पास होता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड द सीक्वेंसिंग, इंफॉर्मेशन रेट्रीवल, म्यूजिकल अवेयरनेस, मेमोरी, हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग यहाँ पे आ जाता है।
सेरिब्लम होता है पीछे वाला, इसका काम होता है जजमेंट करना मेनली, कि हाँ यार यहाँ से कूदूंगा तो मरूंगा तो नहीं, कूद के कितना फ़ायदा, मतलब कूदूंगा, साइकिल चलाना है, बैलेंस किस तरीके से बनाना है, ये सारा काम होता है सेरिब्लम का। ये होता है पोस्चर मेंटेनिंग के लिए, आपका बैलेंस बनाने के लिए। तो लिखा हुआ सेरिब्लम ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस इन द इक्विलिब्रियम, सम मेमोरी फॉर द रिफ्लेक्स मोटर एक्ट्स। आप जानते हैं जब अल्कोहल इफेक्ट डालता है तो इसी पार्ट में डालता है हमारे सेरिब्लम पे। अल्कोहल जो होता है आपका, जो दारूली C2H5OH, तो अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है सेरिब्लम वाले पार्ट को। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादा जो क्या कर देते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो उनका जो पोस्चर मेंटेनिंग होती है, ठीक है, उनके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि सेरिब्लम हिट क्या हो जाता है आपका, स्लो पड़ जाता है। इसको इफेक्ट कर देता है आपका कौन, दारू। ब्रेन स्टेम की बात करें, ये भी आपका आगे आएगा। तो ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, सेंस ऑफ द बैलेंस, वेस्टिबुलर फंक्शन, रिफ्लेक्सेस टू द सीइंग एंड द हियरिंग, कि आपकी तरफ जैसे पीछे से कोई आ जाए तो किस तरीके से रिफ्लेक्सेस हमारे काम करते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे जानवर होता है ना, जानवर और हमारे में यही अंतर होता है कि जानवरों के पास रिफ्लेक्सेस होते हैं केवल अच्छे, ज़्यादातर जानवरों में रिफ्लेक्सेस होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ खतरा लगता हो तो भागना स्टार्ट कर देते हैं, इंसान की तरह सोचते नहीं है ज़्यादा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ब्लड वेसल कंट्रोल, ब्रीथिंग। अब देखो ब्रीथिंग की सब काम कहाँ पे आ रहा है, ब्रीथिंग वगैरह यहीं पे आ रहा है। हार्ट कंट्रोल हो गया आपका, डाइजेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, स्वेलिंग हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया आपका, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, अलर्टनेस, एबिलिटी टू स्लिप, स्वेटिंग, सारा स्पाइनल, ये आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रेन स्टेम में देखने को मिलता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द सेरिब्लम। अब सेरिब्लम मैंने बताया था किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन मतलब जो पीछे वाला ब्रेन होता है, ठीक है, जिसे लिटिल ब्रेन बोलते हैं। अभी तो बताया था क्या काम होता है। इट लाइज इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले रीजन में काम करता है भाई। ये बोलो कौन सा सही नहीं है ना, ठीक है ना। इट कंट्रोल द मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग। अभी तो बताया था ये स्पीच, साइट, स्मेल, ये फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैरेटल लोब, आपका टेम्पोरल लोब, इनका काम होता है। मतलब ये मेन काम किसका है, अगर मैं मोटा माटी बोलूँ तो ये काम है सेरिब्रम का। ये किसका काम है, सेरिब्रम का, तो ये गलत हो जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, बताया था मैंने, हिंड ब्रेन यानी लिटिल ब्रेन का आपका पीछे वाला पार्ट है। इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है, तो बिल्कुल सही है, तो दूसरा गलत हो जाता है। अब देखो कितना आसान लगने लग गया सारी चीज़ें। द सेरिब्लम डज नॉट कंट्रोल द मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड द इंटेलिजेंस। लिखा द एक्टिविटीज लाइक द वॉकिंग एंड द स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, जैसे नहीं बनाते, बिल्कुल अपना बैलेंस बनाना है, तो उसके लिए आपको कौन सा काम करता है, सेरिब्लम, लिटिल ब्रेन ही काम करता है। पिकिंग अप अ पेंसिल आर द पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिब्लम। जजमेंट, किसी चीज़ को पकड़ना है, बॉल को पकड़ना है, हिट करना है बॉल को क्रिकेट में, सारा काम यही करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, द मेंटेनिंग द वॉलंटरी। समझते हैं वॉलंटरी मतलब होता है जिस पर आपका क्या है, कंट्रोल होता है। इनवॉलंटरी होता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, छींक आ गई, खांसी आ गई, इन पर कंट्रोल नहीं होता, इन्हें बोलते हैं इनवॉलंटरी। यहाँ पे आता है मेडुला ऑब्लोंगटा, इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए। अच्छा, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। द ब्रेन हैज द थ्री सच मेजर पार्ट्स और द रीजन्स, नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो मिड फ्रंट फोर ब्रेन जो होता है आगे वाला पार्ट होता है, मिड ब्रेन आपका बीच वाला पार्ट होता है, और हिंड ब्रेन आपका पीछे वाला पार्ट होता है, दिखा दूंगा अभी आगे। द फोर ब्रेन इज अ मेक थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, याद रखना ये किसका काम क्या होता है, सोचना होता है। इट हैज़ अ रीजन विच रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स। देयर इज अनदर set of the muscles movement over the which we do not have the any thinking control. Many of these involuntary action are the controlled by the midbrain and the hindbrain. All these involuntary action including the blood pressure, salivation, the vomiting are the controlled by the medulla and the hindbrain. तो इसका काम क्या होता है, मेडुला होता है, मैंने बताया था ना, मेडुला ऑब्लोंगटा, ये पार्ट किसका होता है, हिंडब्रेन का होता है। तो इसका काम क्या होता है, इनवॉल्ट्री एक्शन को लेना होता है। इनवॉल्ट्री एक्शन में जैसे आपका ब्लड प्रेशर आ गया, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सैलिवेशन हो गया आपका, वॉमिटिंग हो गई, उल्टी आना, तो इसमें कंट्रोल नहीं होता कि भाई उल्टी आ रही है तो मैं रोक दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देखो आपका ये सर का सिर का आपका फ्रंटल व्यू है, और पीछे की तरफ आपका ये कौन सा है, ये आपका सेरिब्लम पार्ट है, जिसे बोलते हैं हिंड ब्रेन पार्ट है, हिंड ब्रेन है। तो ये आगे वाला जो होता है ना, इसे बोलते हैं आपका फोर ब्रेन, ठीक है ना। ये आपका कौन सा हो गया, ये बता दें मैंने, हिंड ब्रेन। और ये बीच में जो दिख रहा है ना आपको, ये होता है आपका मिड ब्रेन, इसे बोलते हैं बीच वाले पार्ट को, जिसमें आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे आ जाते हैं। तो देखो सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है, पीछे की तरफ सेरिब्लम होता है, और ये ब्रेन स्टेम होती है आपकी। तो मैंने बताया सेरिब्लम हेमिस्फीयर हो गया, अंदर की तरफ ये जो आपका कौन सा मिड ब्रेन वाला पार्ट है, ये कौन सा मिड ब्रेन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे डाइनसेफ्लॉन आ गया, पीछे की तरफ सेरिब्लम आ गया, बीच में यहाँ पे देखो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आ जाता है, देखो ब्रेन स्टेम है ना ये वाली, तो इसमें मिड ब्रेन आ जाता है। ब्रेन स्टेम में क्या आ जाता है, मिड ब्रेन। उसके बाद मिड ब्रेन के बाद कौन सा पार्ट आता है, पोन्स, और फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगटा, MPM,
मिड ब्रेन, फिर पोन्स, और फिर क्या मतलब पूछा जाएगा मिड ब्रेन को मेडुला ऑब्लोंगटा से कनेक्ट कौन करता है? पोन्स करते हैं। किसका पार्ट है आपका? तो ब्रेन स्टेम का पार्ट है। सेरिब्लम का काम क्या होता है? मोटर लर्निंग हो गया, सेंस ऑफ द बॉडी पोजीशन हो गया, बैलेंस इक्विलिब्रियम आ गया, फाइन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंट्रोल द इन्वॉन्ट्री एक्टिविटीज लाइक द कफिंग एंड स्नीजिंग। तो इन्वॉन्ट्री एक्शन के लिए भी बताया मेडुला ऑब्लोंगटा था आपका। देखो लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर इज मेडुला। द मेडुला इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। बताया था सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो मैंने बताया मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर कौन सा मेडुला ऑब्लोंगटा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। द मेडुला इज कनेक्टेड बाय द पोन्स टू द मिड ब्रेन एंड कंटिन्यूस पोस्टेरियरली विद द स्पाइनल कॉर्ड से आपका कनेक्टेड होता है। द मेडुला प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द ट्रांसमिटिंग द सिग्नल बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इन द कंट्रोलिंग द ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज द हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन का काम होता है। सेरिब्रम का काम मैंने बता दिया, सेंसरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, लर्निंग, मेमोरी आ जाता है। सेरिब्रम का काम पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड द स्पीच रिजल्टिंग इन द स्मूथ एंड द बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटीज आता है। ब्रेन स्टेम का काम कार्डिक रेस्पिरेटरी फंक्शन आ जाता है। बता दिया था मैंने, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इसके लिए आपका आ जाता है वहाँ पे। अच्छा ये देख लीजिए, तो ब्रेन स्टेम का पार्ट मैंने बता दिया आपका कौन कौन सा आता है। थैलेमस आता है, उसके बाद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी का पार्ट है, पोन्स आ जाता है, मेडुला ऑब्लोंगटा आ जाता है, और नीचे की तरफ आपकी स्पाइनल कॉर्ड लग जाती है। ये मैंने बताया था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो आपका कौन सा सेरिब्रम वाला पार्ट होता है उसे फोर ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन आपका बीच वाला पार्ट आता है जिसमें ब्रेन स्टेम वाली पार्ट आ जाती है, और हिंड ब्रेन में आपका क्या आता है, आपका सेरिब्रम आ जाता है। ठीक है। ये थैलेमस वगैरह देख रहे हो, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पर आता है, और नीचे तरफ ये मेडुला ऑब्लोंगटा पोन्स वाला है। ब्रेन स्टेम का कुछ पार्ट हिंड ब्रेन में भी चला जाता है, क्योंकि होता तो वहीं पे है ना। हिंड ब्रेन जो आपका क्या है, हिंड ब्रेन हो गया, ये नीचे की तरफ आ जाता है आपका, ठीक है ना, जिसका सेरिब्रम आपका पार्ट होता है। अच्छा व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो कौन सा सबसे बड़ा होता है? सेरिब्रम होता है। बता तो दिया था, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है, ठीक है ना, जैसे आपका क्या बोलता है, आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट, ये दिखाया था मैंने आपको, कहाँ पर था वो, हाँ ये देखो, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? सेरिब्रम ही होता है। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला इधर से, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये कहाँ से, ये पूरा, ये सेरिब्रम है। तो सबसे बड़ा आपका सेरिब्रम ही होता है, ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेना। तो आगे चलते हैं, देखो लिखा हुआ है द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। द सेरिब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ह्यूमन and other vertebrate. It is located in the upper part of the cranial cavity which is placed inside the top of the skulls. Cerebral cortex divided into the four lobes. अच्छा cerebral cortex से क्या करता है, हमारे दिमाग को दो भागों में बांट देता है, और चार लॉब्स रहते हैं, चार लॉब्स को 8 में बदल देता है। ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल सब बता दिए, पैरेटल फिर से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीपिटल लोब्स फाउंड इन द बैक ऑफ द ईयर, सेरिब्रम पीछे की तरफ होता है, टेम्पोरल नीचे की होता है। देयर आर द 2 टेम्पोरल लोब्स, वन इन ईच हेमिस्फीयर क्लोज टू वेयर योर आइज ईयर्स आर, जहाँ पे कान होते हैं वो उसी के पास में होता है। फ्रंटल आगे होता है, फ्रंटल लोब्स अलाउ यू टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स टास्क, अंडरगो वॉलंटरी मूवमेंट एंड द ऑफ द योर बॉडी पार्ट्स। पैरेटल की बात है, पैरेटल लोब फंक्शन इन द जनरल सेंसेशन एंड द फीलिंग्स। चलो आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए, सेरिब्रम फिर से दिखा देता हूँ, सेरिब्रम सबसे बड़ा, फिर ब्रेन स्टेम नीचे की तरफ, बार बार याद करो कोई दिक्कत नहीं। सेरिब्रम हो गया, फिर मैंने बताया देखो ये बाहर वाला जो होता है उसे बोलते हैं प्री फ्रंटल। आपका क्या होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है, बीच में आपका हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया था, उसके ऊपर ये आपकी देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे। इसी के देखो यहाँ से जो आपका हाइपोथैलेमस है यहाँ पर, और ये थैलेमस बाहर वाली चीज़ है, इसका जो एक साइड वाला पार्ट आता है इसे बोलते हैं आपका क्या, एमिगडाला। ये आपकी ब्रेन स्टेम है, और ब्रेन स्टेम में आपको ऊपर की तरफ आपको जो दिख रहा है, ब्रेन स्टेम के पीछे दिख रहा है सेरिब्लम है, और यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, हिप्पोकैम्पस देखने को मिलता है, जो बाहर से लगा होता है किसके, सेरिब्लम के। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, दो ही चीज़ें होती हैं बताया था, एक होता है आपका कौन सा, एक होता है इसमें ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ये दोनों याद कर लेना। पढ़ लेता हूँ मैं, देखो द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ द ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। सबसे ज़्यादा डेवलप हमारा दिमाग होता है। The nervous system function as a whole. For the ease of the study, we can divide it into the many parts depending on its location of the function. Based on the location, the nervous system can be divided into 2 parts. पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे लिखो देखो, नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस बोलते हैं, और दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं पीएनएस, या जिसे बोलते हैं न्यूरल टिश्यू आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा जो आपको देखने मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन जिसमें आपका तीनों आ जाते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, असेंडिंग पाथवे, इंटरन्यूरॉन्स एंड द डिसेंडिंग पाथवे, सारा आ जाता है। पेरिफेरल की बात करें, उसमें आपके सोमेटिक नर्व्स आती हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है जिसमें सेंसरी मोटर नर्व्स और वॉलंटरी एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। सोमेटिक में क्या देखने को मिलता है, वॉलंटरी एक्शन देखने को मिलता है, मोटर नर्व्स तो लगी होती हैं, बात समझ में आ गई। सेंसरी सिस्टम होता है, वहीं ऑटोनॉमिक नर्वस होता है, उसमें क्या होता है, इंटरनल सिस्टम होता है, इन्वॉलंटरी एक्शन के लिए होता है। ये भी आपका 2 में बनता है, एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन जिसमें ट्रबल शूटर होता है, और दूसरा होता है आपका कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जिसमें हाउस कीपिंग वगैरह देखने को मिलती है।
सिंपैथेटिक डिवीजन का ट्रबल शूटर का ही पार्ट होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपका हार्मोन को सेक्रेट करती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपका किसको सेक्रेट करती हैं, एंजाइम्स को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज द सेंटर ऑफ द ऑल न्यूरल एक्टिविटी। इट इंटीग्रेट्स all the incoming sensory information, perform all the kinds of the cognitive activities and the issue the motor commands to muscles and the glands. The CNS comprises of two brain and the spinal cord. ये सारा देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड बता दिया, हाइपोथैलेमस बता दिया, उसी के ऊपर लगा होता है, थैलेमस और ऊपर लगा होता है, ठीक है ना। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। स्पाइनल कॉर्ड बता दी, सेरिबेलम बता दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ये किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। पीनियल ग्लैंड आपकी बीच में लगी होती है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लगी होती है, ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड। और सेरिब्रम मैंने बता दिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसे बोला जाता है, ये आगे वाला पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो PNS इज कंपोज्ड ऑफ द ऑल द न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर दैट कनेक्ट द CNS टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो बाकी जो होता है आपका बॉडी सिस्टम से कनेक्टेड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। द PNS इज डिवाइडेड इनटू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बता देता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Or the autonomic nervous system is further divided into the sympathetic and the parasympathetic. The PNS provide information to the CNS for the sensory receptors, eyes, ears, skin ये आ जाती हैं, और rely back motor commands from the brain to the muscles and the glands. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपको ब्राउन डार्क ब्राउन में दिख रहा है, ब्रेन ये आ जाता है, और नीचे की तरफ आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपका जैसे रेला न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स जो आ जाते हैं आपके कंटेंसेस में होता है। पेरिफेरल आपको जो कनेक्टेड होता है पूरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें आपका क्रैनियल नर्व्स आ जाती है, स्पाइनल नर्व्स आ जाती है, पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा पार्ट इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ये जो आपको गोल्डन कलर में दिख रहा है ये सीनस का पार्ट है, बात समझिए। बाकी जितना भी हो सारा किसका है, पेरिफेरल PNS का पार्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ब्रेन जो होता है नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम फिर से पढ़ लेते हैं। The nervous system of the human body is divided into the three parts. Central nervous system, it is a part of the nervous system which keeps control of the whole body, and on the nervous system itself, it is made of the two parts, brain and spinal cord. तो पहला पार्ट हो गया आपको कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट मेड ऑफ द नर्व्स राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड द क्रैनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स रिस्पेक्टिवली। तीसरा आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज मेड ऑफ द ब्रेन्स नर्व्स एंड द सम स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स। डाइजेस्टिव ट्रैक आपका अलग चलता है, सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर दैट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स सच एज द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, इट इज अ सिस्टम ऑफ द ग्लैंड दैट सीक्रेट द हार्मोन्स। अभी बताया था मैंने, एंडोक्राइन से आपका क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट होता है। एक्सोक्राइन से आपका क्या होता है, आपकी बोल सकते हैं आपका एंजाइम सेक्रेट होता है। पैनक्रियाज होती है आपकी कैसी, ये आपकी कैसे होती है, एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। Used by the body for a wide range of the functions such as the regulating metabolism, growth and the development, tissue function, reproduction, sleep among the other things. Circulatory system की बात करें तो आपका blood vessels वगैरह related होती हैं आपकी। तो लिखा the circulatory system is a network of the organs and the blood vessels that deliver the nutrients to the every cells in the body. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। तो स्पाइनल कॉर्ड किसकी बनी होती है, तो नर्वस टिश्यूज की बनी होती है, क्योंकि जब आपका क्या ब्रेन स्टेम कनेक्टेड होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है मैंने बताया था, जो आपका क्या मिड ब्रेन, फिर आपका पोन्स होती हैं, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर उसके बाद जो पार्ट आता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बनी होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रीढ़ की हड्डी। इस पर अगर एक लग गया, अगर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड में अगर दिक्कत आती है ना, तो बॉडी पैरालाइज हो सकती है, इतनी खतरनाक होती है। स्लिप डिस्क आपने सुना होगा, स्लिप डिस्किंग प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से देखने को मिलती है। तो लिखा इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ द बोन्स। ये कनेक्ट, ये आपकी प्रोटेक्टेड होती है, याद रखना, बाहर से जो बोन्स होती है ना उससे कनेक्ट, उससे ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड आपकी ढकी रहती है। इसमें अगर चोट लगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। द बोन्स हाउस अ थिक बंडल ऑफ द नर्व्स दैट स्टिमुलेट द रिफ्लेक्सेस रिएक्शन। द नर्वस सिस्टम मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द बॉडी फंक्शन एंड बिहेवियर एंड द कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता देते जिसमें आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल में आपका ब्रांचेज आ जाती हैं पेरिफेरल नर्व्स की। नर्वस टिश्यू की बात करें, कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द नर्व सेल्स ऑल ऑफ विच हैव द एन एक्सॉन, जिसमें आपके क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनस लगे होते हैं। मसल टिश्यूज की बात करें, इज कंपोज ऑफ सेल दैट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शॉर्टन एंड द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस द बॉडी पार्ट्स मूवमेंट। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, क्लाइवस है। उसके बाद आपकी सर्वाइकल आती है, थोरैसिक आती है, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स, ये आपके हड्डियाँ। और जब हम किन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को करती हैं, बीचों बीच जो जा रही है। बात समझ में आ गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा, अब इनमें देखो ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, अगर ये खिसकी तो सिर्फ डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आपने देखी हुई, कई लोगों में सुनने को मिलता है कि उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, पीटी चली जाती है, कोई भारी वजन नहीं उठा सकते,
तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसके बाद देखो वर्टिब्रा, ये तो आपके क्या है, हड्डियों का कुछ भाग है, नीचे वाला जैसे भाग है वर्टिब्रा हो गया। कॉनस मेडुलैरिस, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का नीचे वाला पार्ट है। आपका बीच में जो आता है कॉर्डा स्क्विनिया आ जाता है, और ये आपका डिस्क है। ये बीच वाला जो आपका दिख रहा है ना, हड्डियों के बीच में जो दिख रहा है 14-15 जो भी हड्डियों के बीच में दिख रहा है, ये डिस्क वगैरह होती हैं। स्लिप डिस्क प्रॉब्लम ये होती है कि एक हड्डी दूसरे से टकराने लग जाती है, जो काफ़ी दर्दनाक होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो बाकी का चीज़ आपका देखो, ये ब्रेन, ये पूरा कनेक्ट में बता दिया। ये ऊपर वाला कौन सा है, सेरिब्रम, ठीक है ना। बीच में कौन सा होता है आपका मिड ब्रेन। ये कौन सा पीछे की तरफ कौन सा होता है, तो ये होता है हिंड ब्रेन। कौन सा होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम आगे की तरफ, सेरिब्लम पीछे की तरफ, लिटिल ब्रेन या हिंड ब्रेन जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। यहीं से आपका क्या होता है, हाँ, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी यहीं पे होती हैं। फिर क्या होता है, इसी से कनेक्टेड क्या होता है आपका ब्रेन स्टेम जो होती है हिंड ब्रेन। फिर क्या आती है पोन्स, फिर क्या आती है नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगटा, और ये बीच में बीचों बीच क्या जा रही है आपकी, ये जा रही है बीचों बीच आपकी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये था आपका आज का टॉपिक, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर लूँगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। अगर वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपसे टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर क्या जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी वीडियो में बनाता हूँ वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो का जो आपका लिंक है वो मैं फेसबुक पे भी शेयर कर लेता हूँ, तो आप फेसबुक पे भी हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।